हाँ, तो लिखो पहली थ्योरम आज अभी 20 मिनट पहले थ्योरम बताते हैं, फिर थर्ड चैप्टर है ना। तो सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन लिखो। तो जानने से पहले, थ्योरम सिद्ध करने से पहले मान लो कोई वृत्त है, सुनो ये वृत्त है ना, और इस वृत्त में ये कोई रेखा है, ये ऐसे है ना, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है क्योंकि इसको छूत कर जाती है, और ये रेखा छेदक रेखा है, ठीक है। ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा, इसको लिख लो ऐसे, स्पर्श रेखा, चित्र बना लो आप लोग भी ऐसे लिख लो, स्पर्श रेखा, और इसको क्या कहोगे, छेदक रेखा। क्या कहोगे, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। स्पर्श बिंदु ये P है, जिसका स्पर्श बिंदु P है, और ये छेदक बिंदु क्या है, A और B है। स्पर्श बिंदु जिसका यह स्पर्श रेखा है, जिसका स्पर्श बिंदु P है, जिसका स्पर्श बिंदु P है, यह छेदक रेखा है। क्या है, छेदक रेखा है, जिसका छेदक बिंदु A व B है, A व B है, जिसका स्पर्श बिंदु P है। अब देखो कोई वृत्त है, ये पहला चित्र बना लिए। दूसरा चित्र ये बनाओ कि जैसे मान लो एक वृत्त है, और वृत्त की ये स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श रेखा है मान लो AB, तो स्पर्श रेखा AB का स्पर्श बिंदु P है, तो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींच दो OP। वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ लिख लो, वृत्त की स्पर्श रेखा के, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा और इधर भी 90 अंश। कहोगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, रीजन दोगे, ठीक है। स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाएगी वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो 90 अंश का दोनों साइड का कोण बनेगा। तो कभी 90 अंश का कोण लिखेंगे तो रीजन क्या देना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, रीजन ये देंगे। अब देखो थ्योरम क्या है इस पर, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए। हर साल आती है ये, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से, लिखो कोई बाहर बिंदु, सुन लो पहले, ये एक वृत्त है और ये वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिए P, ठीक है। अब बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींच दिए, PA और PB, PA और PB खींच दिए, PA और PB। तो आपको सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। तो बाहर से कि बाह्य बिंदु से वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया, वहां से दो स्पर्श रेखा खींच दिए, एक PA खींच दिए, एक PB। तो सिद्ध करना है कि PA की लंबाई और PB की लंबाई बराबर है, PA की लंबाई और PB की लंबाई बराबर, PA बराबर PB। तो इसका कथन क्या होगा, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए। या सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो लिखो कथन, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, सिद्ध कीजिए
कि बाह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई, किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हम दो लाइन में इसका प्रूफ कर देते हैं, फिर लिखते हैं ढंग से। लिखना कैसे है, एक वृत्त बना लो, ठीक है। अब बाह्य बिंदु ले लिए थे, बाहर P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, PA और दूसरे क्या है PB। सुन लो, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श, दिया एक वृत्त जिसका केंद्र O है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना PA बराबर PB। क्या लिखोगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O पर है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, तो सिद्ध करना है PA बराबर PB। सिद्ध करना है PA बराबर PB। तो क्या लिखोगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O पर है, ठीक है, तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, तो सिद्ध करना है PA बराबर PB, ठीक है। तो PA बराबर PB सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, रचना करेंगे। सुनो, रचना क्या करेंगे, OP OA और OB को मिलाया, OP OA OB को मिलाया, OP OA और OB को मिलाया। अब यहाँ पे क्या करोगे, त्रिभुज PAO और PBO में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये कोण इस कोण के बराबर, प्रत्येक 90 अंश के, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये स्पर्श बिंदु है ना, तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए 90 अंश। और ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो 90 अंश। तो ये कोण इस कोण के बराबर। अब देखो OP बराबर OP, इस त्रिभुज में भी OP शामिल है, इस त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो क्या होगा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता ग्रहित से, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। समकोण, दोनों दो त्रिभुजों का एक कोण 90 अंश का हो, 90 अंश के सामने भुजा उस दोनों का कर्ण बराबर हो, इसके अलावा एक भुजा बराबर हो, ठीक है। तो दोनों का एक कोण 90 अंश है कि नहीं है, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहलाता है। तो OP इस त्रिभुज में भी शामिल है, इस त्रिभुज में भी शामिल है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसके अलावा एक भुजा भी बराबर है, OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की जितनी त्रिज्याएं होती सब बराबर होती हैं। तो ये समकोण और कर्ण और भुजा सर्वांग समता ग्रहित से, दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग सम, इसलिए PA बराबर PB बाई CPCT, याद है CPCT। CPCT का फुल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। पिछले साल बहुत थ्योरम पढ़ा है सब। चलो देखो, तो दिया है
तो कम से कम पढ़े थे पिछले साल 3 साल, सब समझ में आएगा अच्छे से हैं। अब समझ में आएगा अच्छे से, भरोसा होने लगा कि हाँ RHS थ्योरम लग रही है। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो लिखो दिया है क्या लिखेंगे? दिया है एक वृत्त, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ऊपर है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ऊपर है, तो सिद्ध करना है तथा बाह बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, PA व PB हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O पर है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं, PA या PB हैं। तो सिद्ध करना है, PA बराबर PB, PA बराबर PB सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या लिखोगे? रचना। तो रचना में क्या लिखेंगे? रचना सोनी। अच्छा, तो रचना में क्या लिखोगे? सुनो, OA OP OB को मिलाया, OA OP व OB को मिलाया, OA OP व OB को मिलाया। अब क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? त्रिभुज PAO और PBO में, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? कोण PAO बराबर कोण PBO, प्रत्येक 90 अंश के हैं, कोण का चिन्ह बनाओ। PAO बराबर कोण PBO, प्रत्येक 90 अंश के हैं, 90 अंश के हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए 90 अंश के हैं। ठीक है, दूसरा। अब फिर क्या लिखोगे? हाँ, OP बराबर OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा है। अब फिर क्या लिखोगे? OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। ठीक है, तो त्रिभुज PAO सर्वांगसम, त्रिभुज PBO, यहाँ लिखोगे समकोण कर्ण
भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो क्या लिख देंगे? पी ए बराबर पी बी बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। इसका मतलब होता है करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। हिंदी क्या लिखा जाएगा? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। करेस्पोंडिंग पार्ट माने भाग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। बाई सी पी सी टी लिख दोगे, या करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है। ठीक है, ये सब लिख दोगे, नहीं तो कहीं से अनजान टीचर मिल जाते हैं गाँव में, ऐसे पढ़ाते किसी प्रकार टिके रहते हैं, तो सब जानते नहीं खुद है। कहीं ये कैसे लड़का लिख दिया, क्या है सी पी सी टी क्या है? अब सी पी सी टी हम लोगों के लिए आम भाषा हो चुकी है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते उन लोगों के लिए सी पी सी टी सुने नहीं है कभी हैं। तो ये पढ़े हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। ठीक है, इस पार्ट में कितनी और 3-4 लिख ले इसको। अब देखो चैप्टर 3 अब बताते हैं। चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 में क्या है? यदि कोई समीकरण निकाय, यदि कोई समीकरण निकाय ए एक्स प्लस बी वाई, दो चरों का रैखिक समीकरण है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यदि कोई समीकरण निकाय ए एस प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या ए वन एस प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, और ए टू एस प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू है। यदि कोई समीकरण निकाय ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, और ए टू एस प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू है, तो इस समीकरण निकाय का, इस समीकरण निकाय का 3 प्रकार के हल होते हैं। 3 प्रकार का हल होता है। एक को अद्वितीय हल कहते हैं, एक को कोई भी हल नहीं, और एक को अनंतः अनेक हल। ठीक है, तो अद्वितीय हल कब होगा? जैसे मान लो 2s प्लस 3y है इज इक्वल टू 7, 4s प्लस 6y इज इक्वल टू 14। यहाँ देखो a1 अपान a2 की वैल्यू निकालोगे तो 2/4 तो 1/2 आ जाएगा। b1 अपान b2 की वैल्यू निकालोगे तो 3/6 काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। और c1 अपान c2 की वैल्यू 7/14 तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो तीनों अनुपात बराबर आ रहा है, तो इस समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। और ये समीकरण निकाय क्या कहलाएगा? संगत।
और इसका ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ खींचोगे तो एक रेखा ए बी है तो दूसरी रेखा ए बी के ऊपर ऐसे जाएगी, संपाती रेखाएं होंगी सी डी और ए बी एक के ऊपर दूसरी होगी, तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, और तीनों अनुपात बराबर होने अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, अभी मान लो कि क्या है, इस प्रकार आ गया 2s + 3y = 7, और यहाँ पे क्या आ गया 4s + 5y = 8 आ गया। अब a1/a2 की वैल्यू निकालोगे तो 2/4 तो 1/2, b1/b2 की वैल्यू निकालोगे तो 3/5, और c1/c2 की 7/8, तो तीनों अनुपात बराबर नहीं है, 1/2 बराबर नहीं है, 3/5 बराबर नहीं है, 7/8 है। तो इस समीकरण निकाय का द्वितीय हल है। और इसका ग्राफ खींचोगे तो एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को काटेंगे। मान लो ए बी रेखा है तो दूसरी क्या होगी सी डी, तो ये सी डी दोनों एक स्थान पे कहीं पे काटेंगी, तो जो कटान बिंदु होगा वही हल कहलाता है, द्वितीय हल। तो इसमें एक ही पॉइंट ऐसा है जो ए बी और सी डी में स्थित है, तो जो दोनों लाइन में स्थित होता है वही हल कहलाता है। तो इसमें एक ही बिंदु ऐसा होता है जो ए बी और सी डी में स्थित होता है, इसमें ए बी के सभी बिंदु सी डी में कंटेन होते हैं, तो ए बी में कितने बिंदु हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इसीलिए कहा जाता है अनंतः अनेक हल है। ठीक है ना, क्योंकि ए बी में बहुत सारे बिंदु हैं और वो सभी सी डी में भी स्थित हैं, तो जो ए बी और सी डी दोनों में स्थित होते हैं वही हल कहलाते हैं। तो इसमें बहुत सारे ए बी के सभी बिंदु स्थित हैं सी डी में, तो ए बी में कितने बिंदु हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए कहते हैं इस समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। लेकिन इसमें केवल एक हल है, यही भर हल, ये बिंदु ऐसा बिंदु है कि जो ए बी में भी स्थित है और सी डी में भी स्थित है, तो केवल एक हल का नाम पर्यायवाची क्या है, अद्वितीय हल। केवल एक हल का हो चाहे अद्वितीय हल का हो, एक ही बात है। ठीक है, केवल एक ही बिंदु है जो दोनों में स्थित है, तो वे क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यदि मान लो ऐसे दिया है 2s + 3y = 11 और 4s + 6y = 17, तो यहाँ देखो a1/a2 की वैल्यू क्या है, 2/4 तो 1/2 ही आ जाएगा, b1/b2 की वैल्यू क्या है 3/6 तो 1/2 ही आ जाएगा, पर c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे तो 11/17 आएगा। तो दो अनुपात तो बराबर है लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो दोनों का जब ग्राफ खींचोगे तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहेंगी, एक ए बी है तो दूसरी क्या होगी सी डी, तो ए बी और सी डी, ए बी का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो सी डी में भी हो, जो बिंदु दोनों में स्थित होता है वही तो हल कहलाता है। तो ए बी का कौन सा बिंदु है जो सी डी में भी स्थित हो, ज़िंदगी में कभी मिलेगा भी नहीं, चाहे इसको ज़िंदगी भर बढ़ाते रहो एक दूसरे को कटवे न करेंगी, जब काटेंगे नहीं तो कोई अद्वितीय हल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अद्वितीय हल कौन होता है, जो दोनों में स्थित हो। सर फिजिक्स में इसी को दर्पण में पीछे मिला तो जब वो काटने का चांस रहता है, जब समांतर है तो कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, तो समझ गए, कोई भी हल न होने के लिए शर्त क्या है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं। अब अद्वितीय हल होने के लिए तीनों अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीनों अनुपात बराबर हो गया तो अनंतः अनेक हल। तो ये सब लिखवा देते हैं आप। तब इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है कब, यदि a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ठीक है, तो समीकरण निकाय से खींची गई सरल रेखाएं, समीकरण निकाय को निरूपित करने वाली रेखाएं तथा समीकरण निकाय को निरूपित करने वाली सरल रेखाएं, समीकरण निकाय को निरूपित करने वाली सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं तथा समीकरण निकाय संगत कहलाता है। समीकरण तथा ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय संगत कहलाता है। समीकरण निकाय क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। तब समीकरण को निरूपित करने वाली सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तथा ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय संगत कहलाता है। प्रतिच्छेदी चित्र बना लो ऐसे, x x डैश y y डैश o, ऐसे AB ICD प्रतिच्छेद बिंदु ये हल कहलाएगा। फिर लिखोगे दूसरा नंबर, दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता। दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता यदि A1/A2, दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तथा समीकरण निकाय क्या कहलाता है? समीकरण निकाय असंगत कहलाता है। तथा वह समीकरण निकाय को निरूपित करने वाली सरल रेखाएं समांतर होती हैं। वह समीकरण निकाय को निरूपित करने वाली सरल रेखाएं समांतर होती हैं तथा समीकरण निकाय को निरूपित करने वाली सरल रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। समीकरण निकाय को निरूपित करने वाली सरल रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर होती हैं। जैसे इसका चित्र ऐसे है, x x डैश y y डैश, एक रेखा AB है, AB रेखा CD प्रतिच्छेदी होती हैं, सरल सरल रेखाएं कहाँ पे? पहले नंबर में। तब समीकरण को निरूपित करने वाली सरल रेखा, तो बोले तो लिख लिया करो, हम छोड़ देंगे वैसे छूट जाना स्वाभाविक है। सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी, कॉमन सेंस वाली गलती सुधार लिया करो। दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तथा समीकरण निकाय संगत कहलाता है। वह समीकरण निकाय को निरूपित करने वाली सरल रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, पानी गिर रहा क्या?
तीसरा पॉइंट क्या है, दिए गए समीकरण निकाय का के अनंतः अनेक हल होते हैं। दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं यदि दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होते हैं यदि क्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तथा समीकरण निकाय संगत कहलाता है। वह समीकरण निकाय को निरूपित करने वाली वह समीकरण निकाय से निरूपित सरल रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती है। इसका चित्र कैसे बनाओगे, जैसे x डैश y डैश मूल बिंदु एक रेखा है AB और दूसरी रेखा इसी के ऊपर से जाएगी CD। AB और CD संपाती होती। ठीक है ना, तो तीनों अनुपात बराबर ना हो तो द्वितीय हल, तीनों अनुपात बराबर हो तो अनंतः अनेक हल, और दो अनुपात बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, लिख देते ना। क्वेश्चन देखो, दिखाइए कि समीकरण निकाय 2s + 3y = 8 6x + 9y = 24 के अनंतः अनेक हल। ठीक है, यहाँ हल लिखते हैं। a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 8, a2 बराबर 6, b2 बराबर 9, c2 बराबर 24। तो a1/a2 बराबर क्या हुआ, 2/6, 2 एक कम 2 तिहाई 1/3। b1/b2 3/9, 3 एक कम 3 तिखा। c1/c2 8/24, 8 एक कम 8 तिरिक 1/3। तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल। अतः दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल। अतः दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल। लिख लिए कि नहीं लिख पाए?
तथा समीकरण निकाय क्या है? तथा समीकरण निकाय संगत है। तथा समीकरण निकाय संगत है। वह सरल रेखा 1 व 2 से, वह समीकरण 1 है तथा समीकरण 1 व 2 से निरूपित सरल रेखाएं, निरूपित सरल रेखाएं क्या होंगी? सरल रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी। दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। समीकरण निकाय संगत है तथा समीकरण 1 व 2 से निरूपित सरल रेखाएं क्या होंगी? संपाती। अब जब तीनों अनुपात बराबर नहीं रहेगा तो समीकरण निकाय का द्वितीय हल होगा, ठीक है। समीकरण निकाय संगत कहलाएगा और निरूपित सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। ये तीनों दो अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा और समीकरण 1 व 2 से निरूपित सरल रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, ठीक है। इसके आगे आप कल बताएंगे। अब जाओ।